नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल त्रिपाली ऑनलाइन क्लासेज में। तो मैं लेकर आया हूं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए प्रैक्टिस सेट का पार्ट 17। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या दिया है? तो पहला प्रश्न आपका जो दे रहा है वो दे रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। ऑप्शन ए क्षारीय, बी अम्लीय, सी उदासीन और डी इनमें से कोई नहीं। तो सल्फर डाइऑक्साइड का जो जलीय विलयन होता है वो आपका क्या होता है? वो होता है आपका अम्लीय। इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या होता है, जल के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरस अम्ल बनाती है, जो कि एक प्रबल क्या है, अम्ल है। ठीक है, अतः सल्फर डाइऑक्साइड का जो जलीय विलयन होगा वो अम्लीय हो जाएगा। SO2 प्लस आपका H2O इजकल टू क्या हो जाएगा? ये बनाएगा आपका H2SO3। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा सल्फ्यूरस सल्फ्यूरस आपका अम्ल हो जाएगा। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, सल्फ्यूरस अम्ल का सूत्र पूछता है। ठीक है, तो सल्फ्यूरस अम्ल का जो सूत्र होता है वो होता है आपका H2SO3। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दे रहा है? तो अगला प्रश्न आपका दे रहा है, ड्यूमा विधि प्रयोग की जाती है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन की गुणवत्ता की पहचान करने के लिए, बी नाइट्रोजन की मात्रा के अनुमानन के लिए, और सी हाइड्रोजन की मात्रा के लिए, क्या हाइड्रोजन की पहचान के लिए, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डीमा जो विधि है आपका क्यों प्रयोग, किस कहाँ पे प्रयोग किया जाता है? तो ड्यूमा विधि आपका हो वो आपका नाइट्रोजन की मात्रा के अनुमानन के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि ड्यूमा जो विधि होती है, नाइट्रोजन की प्रतिशतता की गणना की जाती है, अतः इस विधि के द्वारा नाइट्रोजन का मात्रात्मक आकलन किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन की मात्रा के अनुमानन के लिए। अगला प्रश्न क्या दे रहा है? तो अगला प्रश्न आपका दे रहा है, IUPAC पत्ती में यौगिक का नाम है। CH3, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड CH3। तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? तो इसको करेंगे क्या? तो इसको करेंगे यहाँ से हम लोग नंबरिंग करेंगे। ये हो जाएगा आपका क्या? ये हो जाएगा आपका एक, ये हो जाएगा आपका दो, ये हो जाएगा आपका तीन। ठीक है, सबसे लंबी श्रृंखला में 3 कार्बन परमाणु उपस्थित है, अतः मूल शब्द क्या, मूल शब्द जो है आपका प्रोप है। चूंकि यह यौगिक संतृप्त है अतः यह प्रोपेन का व्युत्पन्न है, हाइड्रोक्सी सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? क्रियात्मक समूह की उपस्थिति के कारण प्रत्यय आल प्रयुक्त होगा, अतः इस यौगिक का जो IUPAC नाम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2 मेथिल, क्या 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल अथवा 2 मेथिल प्रोपेनॉल 2। तो यहाँ पे आइए देखते हैं कहाँ पे दिया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है 2 मिथाइल प्रोपेनॉल 2। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दे रहा है? तो अगला प्रश्न आपका दे रहा है वो ये दे रहा है, ऑक्सीजन गैस है। ऑप्शन ए अम्लीय, बी क्षारीय, सी न ही अम्लीय और न ही क्षारीय, और डी दे रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑक्सीजन गैस क्या है आपका? तो ऑक्सीजन गैस है आपका क्या, न ही अम्लीय और न ही क्षारीय। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन गैस जो होता है वो लिटमस के प्रति इसका जो व्यवहार होता है वो आपका उदासीन है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, न ही अम्लीय हो जाएगा न ही क्षारीय हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दे रहा है? तो अगला प्रश्न आपका दे रहा है वो ये दे रहा है, HCl तथा AgNO3 की अभिक्रिया से प्राप्त होने वाले अपक्षेप का रंग होगा। तो इससे क्रिया करने के लिए क्या हो जाएगा, HCl प्लस AgNO3 इजकल टू क्या हो जाएगा, AgCl प्लस HNO3 हो जाएगा। तो ये आपका AgHCl हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड। ये सब
सफ़ेद अवक्षेप देगा। तो इसमें क्या पूछ रहा है, AgNO3 की अभिक्रिया से प्राप्त होने वाला अवक्षेप का रंग होगा। तो क्या हो जाएगा, AgCl3 का अवक्षेप ये सफ़ेद हो जाएगा। ठीक है, सफ़ेद रंग का अवक्षेप प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सफ़ेद। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की गंध होती है। ऑप्शन ए दे रहा है मछली की, बी सड़े हुए सल्फर की, और सी दे रहा है सड़े हुए अंडे की, और डी दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सड़े हुए अंडे की। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हालांकि आपके जो अरिहंत का बुक दिया है उसमें दिया है आपका क्या, मछली की दिया है, क्योंकि आपका मछली का गलत है। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या है, तो वो है आपका सड़े हुए अंडे की। इसको आप लोग याद रखिएगा, इसको किताब में सही कर लीजिएगा। क्या, सड़े हुए अंडे की। आपके बुक में क्या दिया हुआ है, मछली की दिया है, तो ये गलत है, लेकिन सड़े हुए अंडे की सही है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें बनी होती है। ऑप्शन ए यूरेनियम की, बी ग्रेफाइट की, सी कैडमियम की, और डी दे रहा है प्लूटोनियम की। तो नाभ के रिएक्टर में जो नियंत्रक की छड़ें बनी होती है वो आपकी किसकी बनी होती है, वो बनी है होती है आपकी कैडमियम की। क्यों, क्योंकि नाभ के रिएक्टर में आपका बुराल, क्या बुराल अथवा कैडमियम की जो छड़ें होती हैं प्रयोग नियंत्रक छड़ों के रूप में किया जाता है, क्योंकि इनमें क्या होता है, न्यूट्रॉनों को क्या अवशोषित करने की क्या होती है, क्षमता। एक कैडमियम है जो आपका, और जो आपका बुराल होता है उसको क्या, जो न्यूट्रॉन होते हैं उनके जो अवशोषित करने की जो क्षमता होती है वो अधिक होती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रहा है आपका, वो दे रहा है ब्लू ब्लैक स्याही बनाने में प्रयुक्त पदार्थ होता है। ऑप्शन ए ऑक्जेलिक अम्ल, बी सिट्रिक अम्ल, सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और डी गैलिक अम्ल। तो ब्लू ब्लैक स्याही बनाने में कौन से रंग प्रयुक्त किए जाते हैं, तो आपके किए जाते हैं गैलिक अम्ल। ठीक है, गैलिक अम्ल की उपस्थिति में स्याही को नीला काला रंग देती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, गैलिक अम्ल। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है एक 20 मीटर लंबी छड़ इसके दोनों अंतों पर 8 किग्रा तथा 12 किग्रा भार लटका रहा है। यदि छड़ का भार 6 किग्रा हो तो संतुलन बिंदु 12 किग्रा भार से कितनी दूरी पर होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए बी, और यहाँ से एक बिंदु लगा देंगे जी। ये आपका ए से जी तक की दूरी 10 दे रहा है, और जी से बी तक 10, और यहाँ से यहाँ डी मान लेंगे। ये आपका 12 किग्रा, 6 किग्रा, 8 किग्रा, और पूरी लंबाई कितनी 20 मीटर की है। तो माना संतुलन बिंदु बी, क्या संतुलन बिंदु 12 किग्रा भार से डी दूरी पर होगा। संतुलन की अवस्था में क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 8 इंटू 20 माइनस 8 प्लस 6, 10 माइनस डी इजकल टू 12 डी हो जाएगा। तो 160 माइनस 8 डी प्लस 60 माइनस 6 डी इजकल टू 12 डी, तो 26 डी इजकल टू 220 हो जाएगा। डी इजकल टू 220/26, डी इजकल टू क्या निकल जाएगा, वो निकल जाएगा आपका 8.46 मीटर। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं ऑप्शन में कहाँ पे दिया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है 8.646 मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है संलग्न चित्र प्रदर्शित करता है। तो संलग्न चित्र आपका क्या प्रदर्शित करता है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, और डी कोई उत्तोलक नहीं। तो जो आपका द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में जो भार W दे रहा है, आपका भार W और आयास P और आपका आलम्ब F है, एक ही ओर होते हैं, अतः जो चित्र के अनुसार क्या हो जाए, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दे रहा है, तो अगला प्रश्न आपका दे रहा है यदि किसी सतह पर लगने वाले बल को 2 गुना कर दिया जाए तथा सतह के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो दाब प्रारंभिक दाब के कितने गुना हो जाएगा। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो P इक्वल टू हो जाएगा आपका F/A हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्नानुसार P डैश क्या हो जाएगा, तो P डैश आपका हो जाएगा
2f/a/2 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाई दैट p डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4f/a हो जाएगा। और f/a क्या दे रहा है, वो दे रहा है आपका p, ठीक है। तो p डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 4p, ठीक है, 4 गुना हो जाएगा। तो आइए चेक करते हैं ऑप्शन में कहाँ पे दिया है 4 गुना। तो यहाँ पे दे रहा है ऑप्शन नंबर ए में 4 गुना, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या दे रहा है, तो अगला प्रश्न दे रहा है आपका सदिश राशि है। ऑप्शन ए दूरी, बी चाल, सी वेग और डी द्रव्यमान। तो सदिश राशि क्या होती है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ सदिश राशि किसे कहते हैं। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, अर्थात ये राशियाँ दिशा परिवर्तन के कारण परिवर्तित हो जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सदिश राशियाँ, ठीक है। तो इसमें सदिश राशि कौन सी हो जाएगी, तो इसमें आपका सदिश राशि हो जाएगा वेग। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अभी तक आपने अदिश और सदिश राशि को याद करने की ट्रिक का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, सदिश और अदिश राशि को याद कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, तो अगला प्रश्न आपका कर रहा है दो समान वेक्टरों का परिणामी शून्य है, उनके बीच का कोण होगा। तो इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे हम लोग सॉल्व। क्या परिणामी r इजकल टू क्या दे रहा है, तो परिणामी r इजकल टू 0 दे रहा है, तो r इजकल टू क्या हो जाएगा, r स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कास थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दे रहा है, उनके बीच का कोण होगा, दो समान वेक्टरों का परिणामी शून्य है, तो p इजकल टू क्या दे रहा है, वो आपका q दे रहा है। तो इसमें हम पुट कर देंगे, आपका r 0 हो जाएगा, तो ये आपका पी स्क्वायर, आई इस क्यू को हम क्या करेंगे पी रख देंगे, तो ये भी हो जाएगा आपका पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इजकल टू 2p स्क्वायर प्लस ये आपका 2p इंटू क्यू, क्यू को जगह पर रख देंगे p, तो ये क्या हो जाएगा पी स्क्वायर 2p स्क्वायर, ये भी हो जाएगा आपका, ठीक है, इंटू कास थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब कास थीटा इजकल टू का इसको करेंगे तो इधर चला आएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, -1 हो जाएगा ये, तो थीटा इजकल कास थीटा इजकल टू क्या निकल गया, तो कास थीटा इजकल टू निकल गया -1, तो थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, तो थीटा इजकल टू हो जाएगा आपका 180 अंश। कास जो कास थीटा -1 होता है वो 180 अंश का मान होता है, तो कास थीटा इजकल टू 180 अंश हो जाएगा। आइए चेक करते हैं 180 अंश कहाँ पे दिया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है 180 अंश, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, क्या परिणामी r स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इजकल टू 2p क्यू कास थीटा, पी इजकल टू क्यू दे रहा है, r इजकल टू 0 दे रहा है, इसको करेंगे तो यार 0 हो जाएगा, ये आपका 2p स्क्वायर हो जाएगा, इसको ये भी p हो जाएगा, तो 2p स्क्वायर, ठीक है, ये p स्क्वायर प्लस ये p स्क्वायर 2p स्क्वायर और 2p इंटू ये क्यू p हो जाएगा, तो 2p स्क्वायर इंटू कास थीटा, ये कास थीटा इजकल टू -1 हो जाएगा, ये जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, थीटा इजकल टू 180 अंश हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या दे रहा है, तो अगला प्रश्न आपका दे रहा है एक इंजन की सामर्थ्य 30 किलोवाट है, इसके द्वारा 150 किग्रा का पिंड को 50 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में लगने वाले समय का मान पूछ रहा है। तो इंजन का सामर्थ्य P कितना दे रहा है, तो इंजन का सामर्थ्य आपका P इजकल टू दे रहा है, वो आपका दे रहा है 30 किलोवाट, ठीक है, 30 किलोवाट इजकल टू 30 इंटू वाट में बदल देंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे तो वाट में हो जाएगा। m इजकल टू क्या दे रहा है, तो m इजकल टू दे रहा है आपका 150 किग्रा दे रहा है, h कितना दे रहा है, h दे रहा है आपका 50 मीटर दे रहा है। अब सामर्थ्य p इजकल टू क्या हो जाएगा, तो p इजकल टू mgh/p होता है, ठीक है। तो इसमें हम पुट कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, यहाँ से t निकलेगा, सॉरी t निकलेगा, ठीक है। यहाँ से हम इसको जब इधर करेंगे ये आपका पी स्क्वायर इजकल टू mgh/t हो जाएगा, और जब इधर इसको पक्षांतर करेंगे तो आपका t क्या हो जाएगा mgh/p हो जाएगा, ये p आपका इधर चला जाएगा, t इधर चला जाएगा, तो t इजकल टू mgh/p, ठीक है। तो इसमें पुट कर देंगे t इजकल टू क्या mgh/p में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, m कितना दे रहा है 150 इंटू g कितना दिया है, तो g दिया है आपका 9.8 हो जाएगा, इंटू आपका h कितना दे रहा है, तो 50 दे रहा है, अपान कितना हो जाएगा 30 इंटू 1000 हो जाएगा, ठीक है।
एक कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका 2.5 सेकेंड आ जाएगा। टी इक्वल टू कितना सेकेंड आ जाएगा, 2.5 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं ऑप्शन में कहाँ दिया है 2.45 सेकेंड। तो यहाँ दे रहा है आपको ऑप्शन में क्या, ऑप्शन नंबर ए में 2.45 सेकेंड। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। क्या इंजन का सामर्थ्य पी इक्वल टू कितना दे रहा था, तो पी इक्वल टू 30 किलोवाट। तो इसको वाट में बदलेंगे तो 30 गुणे 1000 वाट हो जाएगा। एम कितना द्रव्यमान, एम इक्वल टू 50 किग्रा। और एच हाइट दे रहा है 50 मीटर। तो सामर्थ्य पी इक्वल टू mgh अपान टी हो जाएगा। टी निकालना है तो टी इधर चला जाएगा, पी इधर चला जाएगा, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, mgh अपान पी हो जाएगा। अब इसमें पुट कर देंगे मान को, तो एम कितना 150 इंटू जी 9.8 इंटू एच 50 अपान पी 30 गुणे 1000 हो जाएगा। तो इसको काट कूट करेंगे तो 2.45 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दे रहा है, तो अगला प्रश्न आपका दे रहा है 1 किलोग्राम भार तुल्य है। ऑप्शन ए 4.8 किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, बी 9.8 न्यूटन, सी 4.2 न्यूटन और डी 981 डाइन। तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी लगा देंगे। तो आपका एम कितना दे रहा है 1 किलोग्राम, तो 1 गुणे जी का मान कितना होता है 9.8 होता है, इक्वल टू 9.8 न्यूटन हो जाएगा आपका। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 9.8 न्यूटन। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दे रहा है, तो अगला प्रश्न दे रहा है किसी माध्यम में चलने वाली दो यांत्रिक तरंगों की आवृत्तियों का अनुपात 3:4 है। इन तरंगों के तरंगदैर्घ्य का अनुपात तथा आवर्तकाल का अनुपात होगा। इस क्वेश्चन को मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। ठीक है, तो वहाँ से आप जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो मैं केवल इसका राइट आंसर बता दे रहा हूँ, रीड कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, आवृत्ति एन अनुक्रमानुपाती 1/λ होता है। ठीक है, n2 अपान n1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, λ1 अपान λ2 हो जाएगा, या λ1 अपान λ2 इक्वल टू क्या, n1 के n2 क्या दे रहा है, n1 दे रहा है 3 और n2 4, तो n2 4 अपान 3 हो जाएगा। ये तो आपका λ1 और λ2 निकल गया। आवर्तकाल t इक्वल टू क्या होता है, तो t अनुक्रमानुपात 1/n होता है, तो T1 अपान T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा N2 अपान N1। तो N2 कितना निकला है, तो N2 आपका निकला है कितना, N2 आपका दे रहा है N1 3 और N2 4, तो 4/3 हो जाएगा। 4 संबंधित 3 और तथा 4 संबंधित 3 हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 4 संबंधित 3 तथा 4 संबंधित 3। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दे रहा है, तो अगला प्रश्न दे रहा है आपका अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न की जा सकती है। ऑप्शन ए ठोस व गैस में, बी ठोस व द्रव में, सी गैस व द्रव में, डी ठोस द्रव व गैस में। तो अनुप्रस्थ तरंगें जो उत्पन्न की जा सकती है वो आपके तीनों में उत्पन्न की जा सकती है, ठोस द्रव व गैस में। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठोस द्रव व गैस में। अगला प्रश्न क्या दे रहा है, तो अगला प्रश्न आपका दे रहा है डी घनत्व वाले जल के पृष्ठ से H गहराई पर कुल दाब है। ऑप्शन ए H dg से अधिक, ऑप्शन बी H dg के तुल्य और सी H dg से कम और डी शून्य। तो द्रव की गहराई का जो दाब होता है P इक्वल टू होता है H dg। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं ऑप्शन में कहाँ दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है H dg के तुल्य हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये था आपका लास्ट प्रश्न। ठीक है, तो इसमें एच डी जी के तुल्य हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद।